फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, तो आज हम बाल मनोविज्ञान का जो सीटेट का प्राइमरी लेवल पे पेपर कर रहे हैं। तो आज प्रीवियस ईयर की जो हमारी सीरीज चल रही थी, तो वो जो 2015 का पेपर था उसके हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज आगे 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी सीटेट, केवीएस, कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें पेडालॉजी आती है, साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का आधा पार्ट रह गया था उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 15 या 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन से। तो 17 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दे रखा है। स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी थॉट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट। इट इम्प्लाइज, मतलब कि दे रखा है वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहना। इसका क्या अभिप्राय है? मतलब स्पेशल एजुकेशन दी जाए, या इंटीग्रेटेड मतलब सेपरेट होके शिक्षा दी जाए, या एक्सक्लूसिव वर्जक शिक्षा दी जाए, या इंक्लूसिव मतलब समावेशी शिक्षा दी जाए। तो आंसर कीजिए फटाफट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। पेपर बहुत सरल आया था। आप आउट ऑफ ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो वंचित समूह के विद्यार्थी जो है उनको समान विद्यार्थी के साथ पढ़ाना, क्या अभिप्राय होगा? समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है? जिसमें हम बच्चों को ऐसा सिस्टम प्रदान कर सके जिससे सभी बच्चे एक साथ पढ़ सके, जिनको सबसे जिसमें किसी भी कोई चीज़ से किसी चीज़ से भी पीछे रह गया तो वो समान बिना भेदभाव के वो समान लोगों सबके साथ एक साथ बैठ के पढ़ सके। तो ये समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जो थिंकिंग है वो किससे रिलेटेड है आपको बतानी है। तो उसमें पहला लिखा हुआ है मेमोरी बेस्ड थिंकिंग मतलब स्मृति आधारित चिंतन, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी या अनुकूल चिंतन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, का आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आउट ऑफ जो बॉक्स होता है वो किसको करता है? वो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब ओपन एंडेड, जो मतलब होता है कि जो सृजनात्मकता को करता है जिसमें। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? अभिसारी चिंतन हो जाएगा, जिसमें बच्चे चीज़ों को सोचता है आउट ऑफ वन, नई नई क्रिएटिविटी सोचता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, तो मतलब जो उसकी थिंकिंग होगी कैसी हो जाएगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बार बार रिपीट होता है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन दे रखा हमारे स्क्रीन पे। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन दे रखा है नॉट प्रोमोटिंग दोज स्टूडेंट हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड्स, मतलब कि उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, या फिर शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपगम में परिवर्तन करना मतलब चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, या कक्षा में प्रतिभाशाली तक कमजोर विद्यार्थियों की समूह बनाना मतलब क्या? जो क्रिएटिंग ग्रुप, एक ग्रुप बनाना, क्रिएट करना है जिसमें ब्राइट और वीक स्टूडेंट इन द क्लास में हो, या फिर आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास मतलब कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना है जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। तो क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? जो शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों को आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करता है, तो क्या होगा? तो आंसर कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मतलब कि चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, मतलब कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। मतलब क्या कहा जाता है कि अगर एक क्या कहते हैं, तो सिस्टम जो होगा वो हमें बच्चे के अकॉर्डिंग बनाना, मतलब बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या हो रही है, हमें उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करके उसे शिक्षा देनी है। तो क्या करना है? तो क्योंकि जो बच्चा है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम जो होगा वो बच्चे के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर जो होता है कि कहते हैं कि बच्चा फेल होता है तो क्या पूरा सिस्टम फेल होता है। तो इसमें यही आंसर है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षा उपागम में ही परिवर्तन करना, जैसे उनकी नीड्स हो, उनकी ज़रूरत है, जिस चीज़ों में वो वीक हो रहे हैं वो शिक्षा अधिगम सामग्री मतलब उसे उपयुक्त करा के उसे शिक्षा दी जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20 क्वेश्चन है।
लिखा हुआ लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान इन ए मैनर, मतलब अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल, विच इज़ द नॉट गिवन लर्निंग एक्सपीरियंस डज नॉट फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन। मतलब कि उससे अधिगम को ऐसे सार्थक बनाया जा सके जो जैसे नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता, तो कौन सा नहीं बनाता है। आगे से विषय वस्तु पर प्रश्न करना, या प्रकरण पर परिचर्चा और विवाद करना, या प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण करना, प्रेजेंटेशन करना जो होता है कोई भी टॉपिक को, या विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, मतलब वही रोड करना, मतलब रिकॉल करना या रोड करना जो भी आपका विषय वस्तु है। तो इसका आंसर होगा जो उसका सुगम नहीं बनाता, हमारी जो टीचिंग स्किल्स को होता है, लर्निंग को मीनिंगफुल नहीं बनाता है, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, मतलब जो हमारा NCERT होता है उसमें रोट, जो अगर कहीं पर रोट आ जाए ये सब चीज़ें बिल्कुल नकारता है। तो क्या करता है, विषय वस्तु से प्रश्न करना, जितना वो बच्चा इंक्वायरी करेगा, जितनी क्वायरीज करेगा, वो उतनी अच्छी चीज़ों को, मतलब उतना ही ज्ञान का निर्माण कर सकेगा। प्रकरण में परिचर्चा करेगा, डिबेट करेगा टॉपिक पे, वाद विवाद पे, तो वो नई चीज़ों को जानेगा, अपनी बातों को कह पाएगा, जो उसकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी। और प्रकरण पर प्रस्तुति करा, मतलब अपना प्रेजेंटेशन, उससे जितना अच्छा वो डिबेट करेगा उतना अच्छा वो प्रेजेंटेशन भी दे सकेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, जो कि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का, तो वही दे रखा है गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट, तो मतलब बच्चों के शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड होने का परिणाम होता है। मतलब कि प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड इमेज, मतलब बच्चे की सभी का सुरक्षा करना, या इम्प्रूविंग दियर स्कोर्स, मतलब उनके अंकों को सुधार करना, या फिर नेक्स्ट दे रखा है डैमेजिंग उसकी दियर सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब उसके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, या मोटिवेटिंग देम टू वर्क, उनके कार्य के लिए प्रेरित करना। तो बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है, मतलब उसका यही होता है कि उनको मोटिवेट किया जाए काम के लिए। तो उसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, उनकी छवि की सुरक्षा करना, या उनके अंकों में सुधार करना, या प्रति अवधारणा को नष्ट करना, ये बिल्कुल कहीं से भी इसके आंसर सही नहीं है। तो उसका फोर्थ ऑप्शन है जो हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, उनको कार्य के लिए प्रेरित करना, जिससे वो चीज़ों को और अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ए टीचर लेबल्ड the head of a committee as chairperson instead of chairman, it indicates that the teacher, मतलब कि समझिए अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत देता है कि अब अध्यापिका भाषा का एक अच्छा अधिकार रखते हैं, मतलब जो हैज़ ए गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, या फिर इज़ यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, मतलब एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या वो क्या करी है जेंडर बियस, मतलब लिंग पूर्व से ग्रस्त है, या एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करिए, मतलब फॉलोज ए मोर एक्सेप्टेबल टर्म। तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, उसका ध्यान से समझिएगा और फिर इसका आंसर कीजिएगा। तो फटाफट से इसका आंसर कीजिए क्या हो सकता है। तो वो टीचर जो है वो उसकी अध्यापिका है, वो क्या करी सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख रही है। मतलब क्या होता है कि वो जो रही लिंग पूर्वक को वो नहीं करिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि सभी लोग समान है, वो किसी एक को, जैसे टीचर शब्द होता है इसीलिए हमारे टीचर क्या लेडीज़ भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, या डॉक्टर, तो ऐसे वर्ड बनाए गए जिससे क्या हो जाएगा जो लिंग पूर्वक है को वो विरोध करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि वो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, जिससे कोई ऐसा ये ना हो कि वो लड़की है या लड़का है, तो उसका खंडन कर रही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक, वही कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको CBSE द्वारा दिया गया। तो इसका क्या होगा, लिखा हुआ शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, मतलब जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या फिर यह समझने के लिए अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है, वह सुधार किया जाता है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है हमारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, वो किस लिए आवश्यक है, कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
तो कहता है यह समझने के लिए मतलब अंडरस्टैंडिंग और फिर अधिगम को किस प्रकार अवलोकन किया जाए, मतलब हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, या फिर दर्ज किया जाता है कि वह सुधार किया जा सकता है। मतलब वो कहता है कि इसलिए मूल्यांकन होता है बच्चे कहाँ कमी कर रहा है, बच्चे की चीज़ों की जब बच्चों के बारे में समझता है फिर उसके बाद क्या अवलोकन करता है, फिर सोचता है कहाँ सुधार किया जाए जिससे बच्चा जहाँ गलती कर रहा है वो गलती वो दोबारा ना करे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जो उसके लिए आवश्यक है थर्ड ऑप्शन इस सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 24 क्वेश्चन लिख रखा है लॉरेंस कोलबर्ग जिन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, नैतिकता का। स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ सूचित करता है। तो कौन सा स्तर जो है नैतिकता की अनुपस्थिति को सूचित करता है, स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड, स्तर थर्ड। तो कौन करता है, तो जो स्तर फर्स्ट है जो है लॉरेंस कोलबर्ग का, वो क्या करता है नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। क्योंकि इसमें एक ये भी विवाद आता है कि इसमें क्या होता है, इसमें लड़कों को बारे में नैतिकता के सिद्धांत पे उसने मतलब इम्पोर्टेंस दी थी जबकि लड़कियों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था, तो इसकी अवहेलना हुई थी। तो सेकंड ऑप्शन इस सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नैतिकता की अनुपस्थिति बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के लिए प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो हमें नहीं बताना है। लिखा हुआ चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द सोशल इंस्पेक्टिव ऑफ द सोशल बैकग्राउंड। मतलब कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, क्योंकि गलत हो जाएगा उसकी चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, क्या बच्चे जो बताए मतलब जो विद्यालय में बताया जाएगा उसे स्वीकार कर लेंगे। या फिर देयर शुड बी ए प्लेस ऑफ फॉर डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल सही, जरूर होना चाहिए। जब तक बच्चे अपनी बात को कहेंगे नहीं, अपनी बात नहीं रख पाएंगे या डर के, तो कहीं पढ़ाई डर के या रट के तो कोई भी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो प्रजातंत्र तो बहुत जरूरी है। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बिल्कुल सही है। सोशलाइजेशन एंड एडॉप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, बिल्कुल बच्चे तभी अच्छे से सीख पाएंगे जाके। और प्रोग्रेसिव जो मॉडल की बात करते हैं वो जॉन डेवी करते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जब तक बच्चा अपने आप सक्रिय नहीं होगा या एक्टिव नहीं होगा, इंक्वायरी नहीं करेगा, डिबेट नहीं करेगा, या वो जो क्या होता है बच्चा क्या होता है, जो हमारे प्याजी जी ने भी कहा है कि जो बच्चा क्या होता है खुद नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। तो समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता सामाजिक कौशलों को सीखना, ये भी सही हो जाएगा। तो मॉडल में सही नहीं है, तो यही सही है कि बच्चे बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं कि बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जो भी बताया जा रहा है वो करता जाए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें नहीं पूछा गया तो यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 26 क्वेश्चन दे रखा है द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम अलोन। मतलब अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती। हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस कॉल्ड। मतलब कि वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक चेतना मतलब प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या सहारा देना स्केप फोल्डिंग, या लेटरलाइजेशन मतलब पार्श्वीकरण। तो क्या होता है कि आंसर कीजिए कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा देना मतलब स्केप फोल्डिंग। जब पता है क्या होता है कि जब हमें किसी एक ऐसी हेल्प कर दी जाए, मतलब जो टेम्परेरी हेल्प हो जिससे वो जो उसका कार्य वो हो जाए, तो एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, मतलब कि स्केप फोल्डिंग या फिर मचान। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे निम्नलिखित में कौन मतलब विच आर वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन ए ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। मतलब कि बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार है। तो क्या हो जाएगा, टीचर्स एंड पीयर्स मतलब अध्यापक एवं साथी, या पीयर्स एंड पेरेंट्स मतलब साथी एवं माता पिता, या पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स मतलब कि माता पिता या भाई बहन एवं अध्यापक मतलब सिबलिंग्स एंड टीचर। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है इसको चाइल्डहुड भी कहते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है कि प्री मतलब प्ले वे में पढ़ने जाता है,
तो क्या इसका हो जाएगा टाइम पीरियड, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो बच्चों के व्यवहारों में जानकारी प्रदान करता है। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, प्री एज होती है, तो उसमें जो बच्चा होता है वो अपने फैमिली में ज़्यादा कनेक्ट होता है, क्योंकि वो विद्यालय से इतना घुला मिला होता नहीं, क्योंकि मतलब उसका स्कूल जाने का टाइम होता ही है, वो स्टार्टिंग होती है। जबकि बाल्यावस्था में जो होता है वो स्कूल मतलब अपने विद्यालय से ज़्यादा संपर्क में रहता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, माता पिता और भाई बहन से वो ज़्यादा अपनी जानकारी प्रदान करता है। तो थर्ड ऑप्शन इस सही हो जाएगा, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। मतलब वही हमें इसका दे रखा है, बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन सा था, वो भी पर्वतीय पूछा गया है। मतलब जो लेटर चाइल्डहुड होता है, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्री के 1 नंबर होते हैं। तो उसमें क्या होगा, पर्वतीय क्या होगा, जब आपको पता है 5 साल से 12 साल की जो एज होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, चाइल्डहुड एज होती है, मतलब बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था क्या होगी, और उत्तर पूछी गई तो क्या हो जाएगी, 5 से तो कोई धीरे कि 6 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, कौन सी हो जाएगी, तो 6 से 11 वर्ष जो हो जाएगी वो हमारी उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी। तो उसका सही आंसर, इसे पर्वतीय बाल्यावस्था भी कहेंगे। तो 6 से 11 इज करेक्ट ऑप्शन। वो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जब आपको पता है कि 0 से 2 शैशवावस्था, फिर 5 से तुम्हारी 12 उत्तर बाल्यावस्था, फिर 12 से इसकी किशोरावस्था, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 दे रखा है, Arjav says that language development is influenced by one's innate। तो क्या लिखा है, अर्जव तक देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। जबकि जो सोनाली फील्स दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। जबकि जो सोनाली महसूस करती है कि परिवेश से प्रभावित होता है। तो दिस डिस्कशन बिटवीन अर्जव एंड सोनाली इज अबाउट। तो क्या बता रहा है, स्टेबिलिटी बताता है या इनस्टेबिलिटी आर्ग्यूमेंट बताता है, मतलब स्थिरता और अस्थिरता पे बहस, या फिर कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस लर्निंग, मतलब सतत तथा असतत अधिगम, या फिर नेचर एंड नर्चर डिबेट, मतलब प्रकृति तथा पालन पोषण का विवाद, या फिर क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फीलिंग, मतलब चुनौतीपूर्ण तथा संवेदन भावना। तो फटाफट से आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पता है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो जो अर्जव और सोनाली के बीच जो डिबेट हो रहा है वो किस डिस्कशन को बता रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नेचर एंड नर्चर डिबेट, मतलब प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। मतलब जो क्या कर रहा है कि वो प्रवृत्ति जो मतलब व्यक्ति जो है नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करी ये सब परिवेश से हो रहा है। तो कहीं प्रकृति का होती है तो कहीं नेचर होगा तो कहीं नर्चर होगा। तो दोनों ही अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, 30 क्वेश्चन दे रखा है, मेकिंग स्टूडेंट मेंबर ऑफ ए क्लीनिंगलेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम रिफ्लेक्ट्स। मतलब विद्यार्थियों की स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबंधित करता है। क्या करता है, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, मतलब या फिर प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, या प्रेरणा का संज्ञात्मक उपागम, या प्रेरणा का सामाजिक संस्कृति का संकल्पना है। तो क्या करता है, जो प्रेरित करता है स्वच्छता समिति का सदस्य बनना। तो क्या होगा, प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक कल्पना होगी, मतलब सोशियो कल्चर, जिसकी बात आपको पता है वाइगोस्की भी करते हैं और वाइगोस्की भी करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि मतलब क्या होगा, जो बच्चा होगा क्या वो समाज से जुड़ेगा, समाज की चीज़ों को जानेगा, विद्यार्थी स्वच्छता के लिए प्रेरित होगा, स्वच्छ समिति का सदस्य बनेगा। तो क्या होगा, सोशल इंटरेक्ट होगा। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन इज सही हो जाएगा। जबकि बंडूरा भी हो गए, ये सब सोशो कल्चर से प्रभावित थे, तो इन्होंने इसकी बात भी कही थी। तो ये फ्रेंड्स 2015 का जो फरवरी का पेपर था उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने 50 या 16 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो अब आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे मेरी टेलीग्राम लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट जरूर करा करिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।